आज हम आपके लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, है ना, जो लगभग 2 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा। रासायनिक बंधन का क्लास आपको मिल चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में। भूगोल में भी आपको पढ़ाया जाएगा अयस्क के बारे में, है ना, धातु का संक्षारण कैसे होता है, धातु कर्म क्या है ना, इस सारे टॉपिक को आज हम लोग टच करने वाले हैं। आप बिल्कुल इसको देखिएगा लास्ट तक, और इस तरह से लगातार आपको क्लास हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं खनिज के बारे में कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है ना। दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाएगा, है ना, कि जैसे आपको जानना है खनिज, है ना, और एक होता है आपका अयस्क, है ना, एक होता है आपका अयस्क। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे। देखिए, पृथ्वी के नीचे से जो पदार्थ भू प्रॉपर्टी से निकाला जाता है, जिससे हमें धातु प्राप्त होता है, उसे हम लोग खनिज कहेंगे। अब खनिज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज से हमें कम खर्च एवं आसानी से धातु प्राप्त हो जाता है। ज्यादा मेहनत नहीं और ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है ना, उसे हम लोग खनिज कहेंगे। यानी जितने भी अयस्क हैं, है ना, जितने भी अयस्क हैं सब के सब खनिज ही हैं। समझ गए? वो किसी न किसी खनिज का ही हिस्सा है, वो खनिज है। लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी खनिज से हम लोग आसानी से धातु नहीं प्राप्त करेंगे, कम खर्च में नहीं प्राप्त करेंगे, है ना। तभी तो कहा जाता है कि जिससे आसानी से धातु प्राप्त हो जाएगा वही हमारा अयस्क रहेगा, वही हमारा अयस्क रहेगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसमें कहां से अयस्क मिलता है ना, कि किस धातु का कौन सा अयस्क है वो भी हम लोग जानेंगे। जैसे अगर आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है ना, एल्युमिनियम, तो आपको पता होगा, है ना, कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क, है ना, सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, है ना। सबसे प्रमुख अयस्क है आपका कौन सा? बॉक्साइट। इसी से हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त होता है। समझ गए ना। फिर आपका कोरंडम भी है, इससे भी होता है ना। फिर आपका क्रायोलाइट भी है, क्रायोलाइट। तो ये सारे ऐसे हैं ना कि जिससे आपको अयस्क, ये अयस्क हैं, बॉक्साइट, कोरंडम, है ना। फिर आपका जो है सो क्रायोलाइट, और इससे कौन सा धातु मिलेगा? हमें मिलने वाला है एल्युमिनियम। डायरेक्ट प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव में आता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम। चाहे फिर ऐसे आएगा एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, बॉक्साइट। दोनों तरफ से आप बता सकते हैं। और भी जैसे आपको प्राप्त करना है सीसा, है ना, पीबी, है ना, इसके अयस्क है आपका क्या है? गैलेना, है ना। जैसे आपको प्राप्त करना है पारा, Hg, है ना, इसका अयस्क क्या है? सिनेवार, है ना। क्या है इसका अयस्क का नाम? सिनेवार। जैसे आपको प्राप्त करना है लोहा, है ना, Fe, तो इसका भी 3 अयस्क, है ना, बहुत फेमस, हेमाटाइट, है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, सिडेराइट, है ना। ये और भी बहुत है, लेकिन आपको प्रमुखता ये दोनों का चर्चा ज्यादा होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का, है ना। उसी तरह जिंक प्राप्त करना है तो जिंक प्लेट है, कैलोमाइन है, जिंकाइट है ना। इस तरह से आपको सोडियम प्राप्त करना है तो सोडियम क्लोराइड है। तो ये सारे अयस्क हैं जिससे हमें धातु प्राप्त होता है। अब धातु प्राप्त कैसे होता है, इस पे भी बात करना है आपको, है ना, कि धातु प्राप्त कैसे होता है। तो देखिए, आप धातु प्राप्त होने का आपको कहानी बताया जाएगा, है ना, कि इसमें पता चलेगा आपको कि धातु कैसे प्राप्त होता है। बेटा इसको देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से अगर देखा जाए तो अभी जो एस का हम नाम लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले ना कुछ धातु तो होते हैं मुक्त अवस्था में होते हैं, है ना। मुक्त अवस्था में वैसे धातु होते हैं ना जो वायुमंडल के वायु से, जल वाष्प से अभिक्रिया जल्दी नहीं करते, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ये मुक्त है, किसी के अंडर में नहीं है ना। तो ये मुक्त कैसे हैं? क्योंकि मुक्त क्यों बोला इनको? क्योंकि इसको आप हवा में भी छोड़ दीजिएगा ना तो किसी से कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, ये मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे आपका है सोना, है ना, जैसे आपका है चांदी, ये सोना का हम क्या लिख दिए, सोना, चांदी, है ना, प्लेटिनम, है ना, ये सब जो मेटल्स है ना, इसको आप खुला में रखिएगा ना तो रिएक्शन करेगा ही नहीं किसी से, ये मुक्त अवस्था में कहलाएगा। और एक होता है संयुक्त अवस्था।
और संयुक्त मतलब आपको यही मानना है कि ये अयस्क के फॉर्म में रहेगा, है ना, ये फ्री नहीं रहेगा, अयस्क में। अब उस अयस्क से ही आपको शुद्ध करना है, समझ गया ना। और ये हाईली रिएक्टिव है सारे के सारे, जैसे आपका है लोहा, है ना, कॉपर है, और कॉपर, जिंक है, मैग्नीशियम है ना, ये बहुत सारे हैं। तो ये मुक्त अवस्था में नहीं है, किसमें है, संयुक्त में है। संयुक्त में मतलब ये किसी के साथ है, आपको उससे अलग करना होगा, तब जाकर के आपको सोडियम प्राप्त होगा। तब अगर आपको लोहा प्राप्त करना है, फिर एल्युमिनियम छूट गया, है ना, जिसका हम लोग देखे हैं, है ना, कि बॉक्साइट का है। तो ये बॉक्साइट के फॉर्म में है। डायरेक्ट एल्युमिनियम खनिज जो है पृथ्वी से नीचे से नहीं प्राप्त होता, ये वहां से निकलेगा बॉक्साइट, और बॉक्साइट का हम लोग प्रक्रिया करवाएंगे तब हमें मिलेगा एल्युमिनियम। उसी तरह से मिलेगा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, अब उसका हम लोग परिष्करण कराएंगे, है ना, तब जाकर के हम लोग को निष्कर्षण कराएंगे, तब जाकर के हमको मिलेगा वो लोहा। समझ गए बात, आपको समझ आ रहा होगा, है ना, पहले ही पढ़े, ये तो रिवीजन क्लास है आपका, है ना। डिटेल क्लास में तो और हम विस्तार से लेकर के आएंगे उसके लिए, लेकिन हाँ अभी भी किसी पॉइंट को नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि आप डायरेक्ट जंप नहीं है ना, आपको लाइन बाय लाइन बताया जा रहा है कि आखिर क्यों है और कैसे है। साइंस में इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए यहाँ, अब ये जो संयुक्त अवस्था वाले हैं, ये तो खैर मुक्त है, इनकी बात ही नहीं करनी है ना। जो ये संयुक्त अवस्था वाले हैं, इसे हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, है ना, इसे हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसे प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है वो कहलाता है धातु कर्म, है ना। क्या कहलाएगा, धातु कर्म। तो कभी कभी तो प्रश्न ही आपका आता है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो धातु कर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य को, की गई प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ये पूरा एक चैप्टर ही है ना, धातु कर्म कहते हैं। इसके विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं, तो डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार है इसका, है ना, क्या क्या करवाते हैं। लेकिन अभी धातु कर्म में है ना कि सबसे पहला काम आपको करना है सांद्रण, है ना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, तुमको सोचे मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले करेंगे हम लोग सांद्रण। सांद्रण में क्या होता है कि आप जो एस निकलता है उसमें बहुत अशुद्धि रहता है ना, जिसे हम लोग गैंग कहते हैं, शुद्धि को, उसे हटाना है। तो कभी तो हाथ से चुनकर हटा देते हैं, कभी उसको छाना जाता है, कभी गुद पृथक्करण विधि है, फेन उत्प्लवन विधि है। सांद्रण का बहुत सारा प्रकार है, समझ गए ना आप। सांद्रण करने की बहुत सारी प्रक्रिया है कि सल्फाइड एस को कैसे करेंगे, कार्बोनेट एस को कैसे करेंगे, ऑक्साइड एस को कैसे करेंगे, अलग अलग प्रक्रिया है सबका। कौन जो है भारी एस के साथ क्या होगा, जिसमें धातु भारी है उसमें क्या होगा, जिसमें गैंग भारी है उसमें क्या होगा। लेकिन पहला प्रक्रिया करना है आपको सांद्रण, है ना। दूसरा जो सांद्रित अयस्क हो गया, उसको आपको धातु के ऑक्साइड में बदलना है, धातु के ऑक्साइड में बदलना है आपको, है ना। देखिए एरो से आप चलते चले, इस तरह से क्या करेंगे आप, धातु के ऑक्साइड में उसे बदलेंगे। इसके लिए दो प्रक्रिया है ना। एक को कहा जाता है भर्जन, है ना, और एक को कहा जाता है निस्तापन। भर्जन अगर कराएंगे, इसे जारण भी कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको हटा देना होगा। और निस्तापन जब कराएंगे तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में आपको करवाना होगा निस्तापन। अब भर्जन कराएंगे तो ऑक्सीजन को हटाना, अब वो ऑक्साइड में बदल गया। अब अगला काम देखिए, ऑक्साइड में बदला गया है, लेकिन अगला काम आपको क्या करना है कि जो ऑक्साइड में आप बदले हैं ना, अब उसको ऑक्सीजन को हटाना है, यानी अवकरण करना है। काम बढ़ेगा। अवकरण तो कार्बन मिला के करते हैं, किसी को गर्म करने से ही उसका ऑक्सीजन हट जाता है, वो अलग प्रोसेस है, पढ़ेंगे उसमें। लेकिन चरण जहां तक है अगला आपका थर्ड कह ले हम लोग, तो उसका अवकरण कराना, यानी धातु ऑक्साइड से धातु को अलग करना। धातु ऑक्साइड से धातु को अलग करना है, धातु को अलग करना है ना, धातु को अलग करना है। समझ गए बात यहां तक। सबसे पहला काम सांद्रण, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, उसके लिए निस्तापन और भर्जन दो प्रोसेस है ना, दोनों का आपको बता ही दिए। फिर उसके बाद जो सांद्रित अयस्क है जो ऑक्साइड में बदल चुका है, उसमें से अब ऑक्सीजन को हटाना है, अब तब आपको धातु मिल जाएगा। लेकिन वो जो धातु प्राप्त होता है ना, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, तब हम लोग उसका क्या कराते हैं, अंतिम चरण है बिल्कुल धातु का शोधन, है ना। अंतिम चरण है बिल्कुल धातु का शोधन, है ना। धातु का क्या कराना है आपको, शोधन, वैधता अपहरण करा दे, है ना। शुद्ध धातु का एनोड ले लीजिए, का कैथोड लीजिए,
उसको रखे वोल्टामीटर में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से, है ना, वो धीरे धीरे हटता है और जाकर के कैथोड पे जमा होता है, वहां से उसे हटा लेते हैं। ये गलत है धातु। धातु के शोधन हो जाने के बाद आपको 99.9% बिल्कुल शुद्ध धातु आपको प्राप्त होता है ना, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है जब आप लास्ट प्रक्रिया इसका करा लेते हैं, धातु का शोधन। तो ये हो गया आपका मुक्त अवस्था क्या है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, धातु कर्म क्या है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस धातु या धातु के चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि धातु का संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, और साथ साथ उसी में इस चैप्टर से जुड़ा प्रश्न भी हम आपको करवा देंगे। तब हम लोग का एक दो महत्वपूर्ण चैप्टर बचेगा, है ना। एक है कार्बनिक और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन के बारे में, इस सब के बारे में अल्कोहल को पढ़ना है, और एक आवर्त सारणी, है ना। फिर केमिस्ट्री एंड हो जाएगा आपका, कंप्लीट रिवीजन चलता रहेगा। और अब देखेंगे बिल्कुल 7 से 8 क्लास केमिस्ट्री का हुआ है ना। 10 से 12 क्लास होते होते इसे फिनिश कर देना है, और फिर साथ में अब लेके चलेंगे फिर फिजिक्स, है ना। तो आप उम्मीद है इसे देखेंगे और लास्ट तक देखना है आपको। और ये छोटा सा क्लास था, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण। 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरण को लिखें, है ना, ये आता ही आता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे और आगे भी आपको क्लास मिलता रहेगा, और इसे आप लगातार शेयर और सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।